है एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो हम लोग पिछले क्लास में पार्ट थर्ड तक फोर्थ ए तक हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5 और उसमें कितने चैप्टर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इजी पीजी ट्रिक्स के साथ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है कि कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास, कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लीज़ आप लोग जाइए लिंक में, वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को एक प्लेलिस्ट पॉलिटी का और उसमें आर्टिकल्स की वीडियो है, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत इजी पीजी ट्रिक से मैं बताया हूँ, कनेक्ट करके बताया हूँ, समझ में भी आएगा और इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा और इसके बाद पार्ट 4 पढ़ा और पार्ट 4A पढ़ा, ठीक है। आज हमारी बारी है पार्ट नंबर 5, दैट इज द यूनियन, ओके। और यूनियन में पार्ट नंबर 5 में कितने चैप्टर हैं? चैप्टर भी इसमें 5 ही मिलेंगे, ठीक है। उसमें से 2 चैप्टर आज कंप्लीट हम लोग करेंगे और 3 चैप्टर छोटे छोटे हैं उसको कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर 5 में यूनियन है, वहां पे पहला चैप्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, और इस एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर द्रौपदी, सॉरी क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है। तो ये द्रौपदी मुर्मू मैम है, ये कितने नंबर की प्रेसिडेंट है हमारी? ये है 15th नंबर की प्रेसिडेंट है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसमें देखिए आर्टिकल आते हैं आपको 52 से लेके 78 तक, 52 to 78 तक आते हैं पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 1 में। उसमें 52 से 62 में आते हैं प्रेसिडेंट। इसको याद करने का हमारे पास ट्रिक है कि कोई एक लड़का है प्रेम, ठीक है, उसको ट्रैकिंग पे जाना है तो वो अपने दोस्त से बोल रहा है कम इन टाइम। प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। एक लड़का है, उसका कोई दोस्त है, ठीक है, वो अपने दोस्त से बोलता है, उसका नाम प्रेम है, तो प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। तो प्रेम हो गया PREEM प्रेम, ट्रैकिंग हो गया TREQ। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे ट्रैकिंग का स्पेलिंग गलत है, नहीं, ये ट्रिक के लिए ऐसे है, ठीक है। कम इन टाइम, CO का कम ले लिया गया, इन हो गया और टाइम हो गया। PR से हो गया प्रेसिडेंट, E से हो गया एग्जीक्यूटिव। मैं हाईलाइट कर देता हूं कीवर्ड को, प्रेसिडेंट, जस्ट अ सेकेंड, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर। यहां पे 54 हो गया E फॉर इलेक्शन, M4 हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। TR हो गया टर्म ऑफ द ऑफिस, E हो गया एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, Q is qualification for re-election, C is the condition of the president's house or office, O is the oath or affirmation, E is impeachment of the president, time is T for time for holding election to fill the vacancy, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 62। इसके बाद है आपको वाइस प्रेसिडेंट का 62 से लेके 70 तक, 62 से लेके 70 तक है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। कैसे हो गया? 63 में हो गया वाइस प्रेसिडेंट, 64 में हो गया वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही तो होते हैं, ठीक है। और अभी कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, जो कि अभी क्या किए, जस्ट उन्होंने क्या किया कि आई थिंक कि 22 या 24 को ऐसे उन्होंने जुलाई में वो क्या दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए। जैसे ही प्रेसिडेंट का आर्टिकल खत्म होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट पहले आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, वो आएंगे तो किसी ना किसी सीट पे तो बैठेंगे ना। तो प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी सीट पे बैठे हुए हैं, तो दूसरा सीट कौन हो गया? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद जब कभी कभी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल किसी कारणवश कहीं और पे चलेंगे, उनकी ऑफिस वैकेंट हो गई, ओके, तो उस केस में क्या होंगे? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। इसके बाद हो गया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन मतलब कि उनका चुनाव कैसे होगा? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इनके इलेक्शन के इलेक्ट्रॉल कॉलेज में, ठीक है, कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। हिंट के लिए बता दूं कि केवल नॉमिनेटेड मेंबर या इलेक्टेड, ये बताइएगा। इसके बाद हो गया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि कितने साल तक वो रहेंगे? 5 साल तक इनका टेन्योर होता है, ठीक है, यूजुअली। 68 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का अभी जो क्या है कि जो ऑफिस है वो खाली हो गया, तो अब कितना टाइम लगेगा
उसको फिल करने में ये बताया गया कि मतलब कब तक उसको फिल किया जाएगा, 68 में बताया गया। ओके, 69 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, 69 हो गया ओथ एंड अफर्मेशन। 70 हो गया डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन इन द अदर कंटिजेंसी। यहाँ पर तो हो ही गया कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरफ। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 70 में बताया गया है कि अदर कंटिजेंसी में, अदर अनफोर्सिन इवेंट में, फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है या प्रेसिडेंट का मतलब कि वो इंसॉल्वेंसी या जो कंडीशन है जिसके थ्रू उनका इम्पीचमेंट होता है वो हो जाता है, वो कहीं और पे गए हुए हैं, ठीक है, या उस टाइम इलेक्शन हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। वो आर्टिकल नंबर 70 में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 71। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उसको कहाँ डिस्कस किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 71 में कि मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 72 में लिखा हुआ है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट अ पार्डन, क्षमा याचिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्षमा याचिका जो होता है टोटल 5 टाइप का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ, बाद में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सा होता है। एक होता है पार्डन, नाम ही होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीट एब्सॉल्व, मतलब कि जो भी आप उस व्यक्ति पे दंड लगा हुआ है वो टोटली माफ हो जाएगा, ठीक है, वो टोटली क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहला हो गया पार्डन। दूसरा क्या होता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर बड़ा पनिशमेंट है, ठीक है, बड़ा पनिशमेंट है, फॉर एग्जाम्पल की डेथ है, तो उसको छोटा में कन्वर्ट करा देना, लाइक इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपको रिमिशन। रिमिशन का मतलब ये जैसा होता है कि रिड्यूस इन द टर्म, रिड्यूस इन द टर्म, ओके, रिड्यूस इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस, कीपिंग द कैरेक्टर सेम, कैरेक्टर को सेम रखना है। मतलब कि अगर वो डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस रहेगा, अगर मतलब कि कितने साल की सजा है तो वो सजा को कम किया जाएगा, लेकिन ये कैरेक्टर एक सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर मतलब कि 4 साल रखना है जेल में तो वो ड्यूरेशन कम हो सकता है, 4 से 3 साल हो सकता है, लेकिन उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, कैरेक्टर सेम है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है कि अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस, कब किसी मतलब कि एक वो क्या होता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन के टाइम, वहां पे इसको चेंज किया जाता है, उसको बोला जाता है रिस्पाइट। एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव की फॉर एग्जाम्पल कि किसी को क्या होना है कि फांसी होना है, ठीक है, फांसी का सजा होना है, तो उस पर थोड़े टाइम के लिए स्टे ऑर्डर लग जाता है, ठीक है, स्टे लग जाता है। ये स्टे इसलिए लगता है थोड़े टाइम के लिए कि ताकि जिन लोगों ने ये फाइल किया है वो प्रेसिडेंट के पास जा सकें, ठीक है, और प्रेसिडेंट से मतलब कि वहाँ पे क्या करें, वो उसको कैंसिल करवा सके, ठीक है। तो फिर से एक बता देता हूँ, पहला था पार्डन, पार्डन का मतलब था कंप्लीट एब्सॉल्व था। दूसरा था कम्यूटेशन, बड़े पनिशमेंट को छोटे पनिशमेंट में कन्वर्ट करना। तीसरा था रिमिशन, मतलब कि सेंटेंस को कम कर देना, ज़्यादा साल का है तो कम कर देना, लेकिन कीपिंग द कैरेक्टर सेम। इसके बाद था रिस्पाइट। रिस्पाइट था स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, लाइक द प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन में। पांचवा हो गया रिप्राइव। रिप्राइव मतलब कि कम टाइम के लिए स्टे ऑर्डर ले लेना, कि ताकि जिन्होंने ये लगाया है पुकार वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाए और जो डेथ पेनाल्टी मिली हुई है उसको, मतलब फांसी की सजा मिली है, उसको हटा सके, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 72 में। एक और बात ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर 72 से लेकर 112 तक आर्टिकल जो भी है उसको, उसमें क्या करेंगे कि अगर 89 ऐड करेंगे तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, मतलब सेंट्रल से रिलेटेड आर्टिकल है, वो चला जाएगा आपको स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू प्रेसिडेंट ग्रांट करेंगे पार्डन, ठीक है। इसमें 89 अगर हम ऐड कर दें प्लस 89 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 8 7 15 1 16, 161 नंबर आर्टिकल के थ्रू गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर ग्रांट करेंगे पार्डन, ठीक है, पार्डन।
एक बात ध्यान में रखिएगा कि गवर्नर के पार्डनिंग पावर में और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में डिफरेंस केवल एक चीज़ का होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी तरह के क्राइम को मतलब कि वो जो उसको पनिशमेंट मिला हुआ है उसको पार्डन कर सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 73 है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक है। ठीक है, हर एक स्टेट में होता है। ठीक है, आप अंदर में हम लोग पढ़ेंगे तो एक रिलेशन चैप्टर आता है कि द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वो हम लोग चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसी में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि इसका कितना एक्सटेंट होता है, कहाँ तक इसके एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय किया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 74 में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी मैटर पे अगर एडवाइस चाहिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो ले सकते हैं सलाह उस मैटर पे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स से रिलेटेड प्रोविजन है वो सारे मिलेंगे आपको आर्टिकल नंबर 75 में। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 सब क्लॉज होते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 6 सब क्लॉज होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। चलिए कोई कलम चेंज कर लूँ, चलिए इस कलर का कर लेता हूँ। ये 75 है, मैं 75 को यहाँ पे लिख देता हूँ। 75 हो गया, इसका क्लॉज 1 है। इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि पीएम को अपॉइंटमेंट होगा बाय प्रेसिडेंट, ओके, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी होगा प्रेसिडेंट के द्वारा और विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, या सिंपल भाषा में इसको बोलूँ मैं तो टेन्योर इनका किस पे डिपेंड करेगा, टेन्योर डिपेंड करेगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। ठीक है, तीसरा हो गया, तीसरा में ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके प्रति, लोकसभा। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो पार्लियामेंट के प्रति होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर क्लॉज नंबर 4 है, क्लॉज नंबर 4 में मेंशन है ओथ्स मेंशन है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो जितने भी होंगे पीएम होंगे उनका ओथ्स मेंशन है। 5वें में लिखा हुआ है कि अगर ये लोग मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स तक मिनिस्टर्स रह सकते हैं, मिनिस्टर विदाउट मेंबर ऑफ एनी हाउस, या तो उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ही होना होगा। मैक्सिमम 6 महीने तक अगर मेंबर नहीं रहते हैं तो वो मिनिस्टर के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं अपने पोजीशन को, नहीं तो इसके बाद जैसे ही 6 महीना खत्म होगा उनको किसी ना किसी हाउस का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, नहीं तो वो मिनिस्टर से अपना हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, इसके नंबर 6 क्लॉज में लिखा हुआ है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके सैलरीज एंड अलाउंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 75। इसके बाद हो गया 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, ऑफिसर ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस सिंपल है, जैसे कि कोई भी अगर किसी को अपना केस लड़ना होता है किसी भी कोर्ट में तो वो वकील को खड़ा करता है, ठीक है, अपने साइड से। तो ठीक उसी तरह से अगर गवर्नमेंट को किसी केस के लिए लड़ना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के साइड से वकील कौन रहता है, ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा आर्टिकल नंबर 76 को। और इनको हेल्प करने के लिए एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है
ये हो गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, नहीं चलिए अभी रिकॉल करता हूँ तो मैं बताता हूँ, अभी बोल रहा हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आर्टिकल नंबर 77 में मेंशन है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बिजनेस होंगे वो आर्टिकल नंबर 77 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 78 में है ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट फर्निशिंग। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है, क्या काम होता है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं कि ये हो गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और यहाँ पे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इनके बातों को ये प्रेसिडेंट के पास पहुँचाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 78 में, और इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था लिंच पिन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 78 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, लिंच पिन बोला था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा ये हो गया कितना, आर्टिकल नंबर 78 तक हो गया, चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के आर्टिकल कितने हैं, 79 to 122। अब इसमें जनरल आर्टिकल होंगे 79 से 88 तक जनरल आर्टिकल होंगे। इसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट आ जाएंगे राइट फ्रॉम द 89। तो 79 में क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। चूंकि सेंटर में है तो सेंटर में तो पार्लियामेंट होगा ना, तो सबसे पहले कौन आएगा, पार्लियामेंट। अच्छा ये बताइए आप लोग कमेंट में कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं, कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट में कौन होता है, एक लोकसभा हो गया, उससे ऊपर राज्यसभा हो गया, और एक होते हैं प्रेसिडेंट। 3 पार्ट होता है, ठीक है। ओके 80 में मेंशन है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो अपर हाउस होता है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। अपर हाउस होता है, ये एक परमानेंट हाउस होता है, मतलब कि इसका ये डिजोल्विंग हाउस नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस हाउस होता है, ये कभी डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। बट इसके मेंबर जो होते हैं हर एक 2 साल पे क्या होते हैं कि 1/3 रिटायर होते हैं। इसके बाद ये राज्यसभा हो गया, इसके बाद हो गया ये राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद लोकसभा का कंपोजिशन है, ठीक है। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 250 मेंबर होते हैं। अभी करेंटली कितने हैं, 243 हैं, ठीक है, 245 है, 245, जस्ट अ सेकेंड, 245 है, ठीक है। लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में होते हैं आपको 550, अभी कितने हैं 543 है, ठीक है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर एक 10 साल में क्या होता है, जनगणना होती है, ठीक है। तो अभी जस्ट होने वाला है, ठीक है, अभी 2025 में 2026 में जनगणना होगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर से इसका रीएडजस्टमेंट होगा, ये आर्टिकल नंबर 82 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये है 82। और इसी से रिलेटेड है आपको डिलिमिटेशन कमीशन, एक है डिलिमिटेशन कमीशन, ओके। 83 में है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की मतलब पार्लियामेंट का ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहेगा, कब तक उसका सेशन चलेगा, ठीक है। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपको एक होता है बजट सेशन, और एक होता है विंटर सेशन, ठीक है। और एक होता है आपको बजट सेशन हो गया, एक होता है समर, नहीं एक और कुछ होता है, लेट मी रिकॉल, एक बजट सेशन हो गया, एक विंटर सेशन हो गया, और एक और होता है, चलिए मैं रिकॉल होता है तो बता रहा हूँ, नहीं तो चैप्टर में हम लोग तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया 83 में ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 84 हो गया क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर पार्लियामेंट का मेंबर होना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये आर्टिकल नंबर 84 में मेंशन है। 85 में मेंशन है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ देखिए आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन है कि कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके बाद प्रोरोगेशन हो गया, कि प्रोरोगेशन मतलब कि हाउस जब काम हो जाएगा तो उसको प्रोरोग कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। और डिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। डिजोल्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और प्रोरोगेशन भी कौन करता है, प्रेसिडेंट भी करते हैं। 86 में हो गया राइट्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड अ मैसेज टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि उसको मतलब कि हर एक फाइनेंशियल ईयर से पहले, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में
ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं हाउस को, और प्लस में हर एक लोकसभा के स्टार्टिंग में, लोकसभा इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आती है, नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है, नई गवर्नमेंट आती है, तो उसके पहले सेशन में भी ये क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। आर्टिकल नंबर 87, अ स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कोई एड्रेस करना है किसी स्पेशल ओकेजन में तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 87 में। 88 में लिखा हुआ है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। इसमें मिनिस्टर्स के राइट लिखे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल के राइट लिखे हुए हैं। जैसे कि एक जो मिनिस्टर है अगर लोकसभा का है तो वो राज्यसभा में बैठ सकता है, वहाँ पे मतलब कि बातें कर सकता है, मतलब कि उसके जो डिस्कशन होते हैं डिस्कशन में भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ के बातें सुन सकता है, ठीक है। और फिर इनके इंडिविजुअल कुछ राइट होते हैं, कलेक्टिव राइट होते हैं, ठीक है। ये सारा मेंशन है 88 में। इसके बाद होता है ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, 89 से चालू है। 89 में क्या है, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर भी पहले राज्यसभा चालू होता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि कंपोजिशन में पहले राज्यसभा ही चालू हुआ था, तो यहाँ पर भी चेयरमैन में भी पहले राज्यसभा चालू हो रहा है, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में मेंशन है 89 में, ठीक है। इसके बाद 19 में मेंशन है कि वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन को अब अपने मतलब की जगह से वैकेट करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, या उनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू। 91 में है कि पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। कि अगर मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन नहीं होते तो डिप्टी चेयरमैन की तरह अपना काम करेंगे, ये आर्टिकल नंबर 91 में मेंशन है। 92 में चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। जब डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रिजोल्यूशन चल रहा हो या चेयरमैन को हटाने के लिए रिजोल्यूशन चल रहा हो तो उस टाइम ये प्रिसाइड नहीं करेंगे। मतलब कि राज्यसभा का जो हेड होते हैं ना, मतलब कि वो हम लोग देखते हैं ना राज्यसभा या लोकसभा टीवी पे देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जो चेयरमैन होते हैं एक बड़े कुर्सी पे अलग से बैठे हुए रहते हैं, तो उस टाइम वो प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जब उनका रिमूवल का जो रिजोल्यूशन वो चल रहा हो, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, 89, 90, 91, 92 ये चारों एक है, किसका है, राज्यसभा का है। ये चारों कहाँ का है, राज्यसभा का है, ठीक है। ये चारों आ जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक उसी तरह कॉपी हो जाएगा आपको यहाँ से 4 ये लोकसभा। अगर ऊपर वाला आप 4 याद कर लेते हैं तो नीचे वाला हूबहू उसका कॉपी है, ठीक है। जैसे 93 में स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये राज्यसभा था, लोकसभा। वैकेशन हो गया, इसका भी वही हो गया, ठीक है। पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर हो गया, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन हो गया। द स्पीकर जब रिमूव किए जाएंगे तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते, ये भी जब रिमूव किए जाएंगे तो प्रिसाइड नहीं कर सकते। तो हूबहू है, अगर इस 4 को याद कर लीजिएगा तो उसका कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा राज्यसभा के बाद लोकसभा। तो यहाँ तक हो गया 96 तक। 97 में है कि चारों लोगों की सैलरी, ऊपर में राज्यसभा लोकसभा से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और यहाँ पे हो गए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इन चारों की सैलरी लिखा हुआ है। जैसे ही 8 आर्टिकल खत्म होंगे इनके बाद इनकी सैलरी की बात हो रही है आर्टिकल नंबर 97 में। आर्टिकल नंबर 98 में है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑफिस वाले तो सारे हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर ली हम लोगों ने, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की बात कर ली हम लोगों ने, तो अब कौन बच गए, प्रेसिडेंट का बात कर ही लिया, वाइस प्रेसिडेंट का बात कर ही लिया, तो अब कौन बच गए, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद 99 में है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर। ये जो मेंबर होते हैं इनका ओथ एंड अफर्मेशन है, ठीक है। मतलब कि ये जो हो गए चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, इनका ओथ एंड अफर्मेशन कितना है, आर्टिकल नंबर 99 में। इसके बाद 100 हो गया। 100 में क्या है, वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विद द स्टैंडिंग द वैकेंटी एंड द कोरम। वोटिंग इन द हाउस कि जैसे अलग अलग मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो उसकी वोटिंग की जाती है कि कितने लोग उसके मतलब कि उसके पक्ष में हैं, कितने लोग उसके विपक्ष में हैं। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 100 में, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं कुछ आर्टिकल को यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, चलिए लास्ट में भी एक बार देख लिया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 101। 101 से लेके 106 तक में मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, कि मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
तो एक हो गया वैकेशन ऑफ सीट्स, अगर वो सीट को मतलब कि कई टाइम तक मतलब एक लंबे टाइम तक नहीं आते हैं तो उसको वैकेट कर दिया जाएगा। लंबे टाइम में क्या होता है, ये 60 डेज का काउंटिंग होता है, ठीक है, कि कंटिन्यूस 60 डेज अगर नहीं आते हैं तो इनके सीट को वैकेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 102 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप कैसे किया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि अगर वो राज्यसभा में भी चूज किए जाते हैं, लोकसभा में भी चूज किए जाते हैं, तो उनको लोकसभा को मतलब कि ये बताना पड़ेगा कि मैं लोकसभा में रहूंगा, नहीं तो ये राज्यसभा पे भी सीट चला जाएगा, ठीक है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होते हैं और लोकसभा में भी चुने जाते हैं, पार्लियामेंट में भी, तो उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे वो रहना चाहते हैं, नहीं तो अगर इन केस नहीं बताते हैं तो दोनों जगह से उनका सीट चला जाएगा। बहुत सारे हैं, मतलब कि 8-10 इसके मतलब कि पॉइंट होते हैं कि कैसे कैसे हटाया जाएगा। चैप्टर में हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल आर्टिकल को ध्यान में रखिए। 103 है डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। हाँ देखिए, इसको छोड़िए, ठीक है। पेनाल्टी ऑफ द सिटिंग, इसको छोड़िए। पावर प्रिविलेज एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको छोड़िए। सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द मेंबर, सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द मेंबर, हाँ इसको ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, सैलरीज के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 106 सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ मेंबर के बारे में बात करता है, ठीक है। ये देखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जो सैलरी था ये है, ये सैलरी किसका था, इनका था, ये सैलरी था इनका, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है। और ये जो सैलरी है आगे वाले में जो सैलरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सैलरी मिलेगा आप लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मेंबर्स का है, ठीक है। नहीं, ये केवल है मेंबर्स का, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी तो हम लोगों ने देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी सैलरी तो हम लोगों ने देख लिया 75 का सब क्लॉज 6 में, तो ये केवल है मेंबर्स का, तो ये ध्यान में रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये मेंबर्स से ध्यान में रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 107 हो गया प्रोविजन एज टू द इंट्रोडक्शन एंड द पासिंग ऑफ बिल। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर है कि 107 में क्या है कि जो जनरल बिल है, ठीक है, उसको कैसे पास किया जाएगा, इसकी प्रोसीडिंग दी हुई है 107 में। पासिंग ऑफ द बिल, पासिंग ऑफ द बिल ये मेंशन है 107 में। 108 में मेंशन है ज्वाइंट सिटिंग। एक बात ध्यान में रखिएगा इस ज्वाइंट सिटिंग से कि पार्लियामेंट में मतलब कि लोकसभा में तो ज्वाइंट सिटिंग होता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब कि स्टेट वाले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता। स्पेशल प्रोसीड्योर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, 109 में क्या लिखा हुआ, स्पेशल प्रोसीड्योर, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल प्रोसीड्योर है इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। 110 में क्या है, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। कंफ्यूज हो जाता है कि कभी कभी ये पूछता है कि 109 और ऑप्शन में दिया रहेगा कि मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, और दोनों रहता है, 109 भी रहता है 110 भी रहता है, और वो पूछेगा कि स्पेशल प्रोसीड्योर से रिलेटेड कौन है, तो हमें कंफ्यूजन होने लगेगा कि 109 भी मनी बिल में था, 110 भी मनी बिल में था, कौन लगाए। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या हो गया कि 109 हो गया आपको स्पेशल प्रोसीड्योर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, 110 हो गया डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल। इसके बाद 111 होता है एसेंट टू द बिल। ये क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी बिल जो होता है पहले लोकसभा में पारित तो मतलब कि चालू किया जाएगा या राज्यसभा में, ठीक है, उसको एक दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से पास होगा, वहाँ से पास होकर फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे तो फिर वो क्या बनेगा, बिल जाके एक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसी एसेंट की बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 111 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट के पास 3 यहाँ पे पावर होते हैं, ठीक है। या तो उसको कंप्लीटली वो दे दे एसेंट, ठीक है, या विदहोल्ड कर दे, विदहोल्ड कर देंगे तो वो खत्म हो गया, या उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे तो उनको बोला जाता है यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। और ये विदहोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा, ठीक है, और ये एसेंट दे देंगे, ठीक है। और एक होता है क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो, तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होता है क्वालिफाइड वीटो। बाकी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हो गया 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि बजट, हाँ एक और कि यूनियन बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन नहीं है, उसके बदले में क्या मेंशन है, यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, ठीक है। और उसका रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 112। 113 में प्रोसीड्योर इन द पार्लियामेंट विद द रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट, कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कितने पैसे मतलब कि टैक्स में आएंगे, कितने खर्च होंगे, ये सारा एस्टिमेशन है आर्टिकल नंबर 113 में, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल हो गया, हाँ 114 ध्यान में रखिएगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल मतलब कि अलग अलग मिनिस्ट्री को पैसे अलॉट होते हैं ना, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा अलॉट होना है, वो जो डिसीजन होगा वो एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू उसको पैसे निकाल के उस मिनिस्ट्री को दिया जाता है। 150 हो गया सप्लीमेंट्री एडिशनली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वोट ऑन द अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल प्रोविजन टू एज टू फाइनेंशियल बिल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स ऑफ द प्रोसीड्योर, ये भी नहीं चाहिए। रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ द प्रोसीड्योर इन द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंस बिजनेस, ये भी नहीं। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, हाँ 120 इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होगा, ये 120 में मेंशन्ड है। ऐसे तो क्या यूज होगा, हिंदी यूज होगा और इंग्लिश यूज होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके मतलब की सलाह से कोई अपना मदर टंग में बोलना चाहता है, ठीक है, मदर टंग में, ठीक है, तो उनमें भी वो अपने भाषण को या अपने बातों को वहाँ पे मेंबर जो है वो रख सकते हैं। 121 हो गया रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन पार्लियामेंट विद द रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होगा वो बातें पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस की जाएगी, ठीक है। और कन्वर्सली भी होता है कि जो बातें पार्लियामेंट में होगा वो कोर्ट नहीं डिस्कस करेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में है, ठीक है। ये देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन, ठीक है, इन पार्लियामेंट, किस चीज़ का, द कंडक्ट ऑफ जजेस का। और सेम जस्ट उसका उल्टा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। इसका क्या है, ये कन्वर्स है, ठीक है, ये कन्वर्स है। कन्वर्स करने का मतलब कि कोर्ट की पहले वाले में तक क्या था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस होगी, दूसरा वाला बोल रहा है कि पार्लियामेंट का जो चीज है वो कोर्ट में डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। 122 बोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कुछ ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ, वो ध्यान में रखिएगा कि जो भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा 72 से लेके 111 तक, 72 से लेके 111 तक, ठीक है, इनको आगे अगर बढ़ना है तो क्या करना होगा कि उसमें 89 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या कीजिएगा, 89 ऐड कर लीजिएगा तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का देगा। एक्सेप्शन क्या है, 80 आर्टिकल ये फॉलो नहीं करता है, 82 फॉलो नहीं करता है, 108 फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये 80 किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से रिलेटेड है। और हमें पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में तो होती नहीं है, ठीक है। ये केवल कहाँ है, आपको 6 स्टेट में है, जिसका ट्रिक है कबूतम, ठीक है। मतलब कि कर्नाटका में मिलेगा ये, ठीक है, कर्नाटका का सटा हुआ महाराष्ट्र में मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश से टूट के 2014 में बना जो तेलंगाना मिला वहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे बिहार में होगा, और ये यूपी में होगा। बस ये 6 स्टेट में ही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये लेजिस्लेटिव राज्यसभा होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में होता नहीं है, इसलिए ये आर्टिकल फॉलो नहीं करता है। 82 हो गया डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। तो चूंकि एक ही होगा ना, सेंटर में ही तो डिलिमिटेशन कमीशन होगा, स्टेट में थोड़ी होगा, इसलिए ये यहाँ पे इसका कोई मिलाप नहीं है। 108 रिलेटेड है आपको ज्वाइंट सीटिंग। और स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी फॉलो नहीं करता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, कोई दूसरा पेन ले लूँ कि ताकि, हाँ, नो ज्वाइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ज्वाइंट सिटिंग स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है तो जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है स्टेट में, जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है आपको स्टेट में और डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस में, तो किसकी बातों को माना जाता है, उसको मतलब कि मानने के लिए कि जो भी वहाँ पे बिल जो है वो कैसे होगा। तो ये जो होता है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो बातें कहती हैं उनकी ही बातों को मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आज का हमारा था, ठीक है। आज के लिए कॉफ़ी है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चाय के साथ, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के साथ, पार्ट नंबर 5 का, और आगे भी देखेंगे ऐसे ही इजी पीजी ट्रिक के साथ। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, ठीक है। बाय बाय, गॉड स्पीड।